हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लॉ एंट्रेंस प्रेप इंस्टीट्यूट। अगर आप लो क्लैट, एलेट, DOLLB, NLSET, LLM या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस क्लासेस को डेली बेसिस पे देख सकते हैं। या डेली इस चैनल पे मंडे टू सैटरडे होती है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आगे बढ़ने से पहले आज का क्विज क्वेश्चन देख लीजिए। विच आर्टिकल ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द गवर्नर टू टेक एडिशनल चार्ज ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ये एक दिन हमने सेशन में भी डिस्कस किया हुआ है। प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज कुछ एडिटोरियल्स जो हैं अच्छे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। कि हिजाब वाला आर्टिकल है, हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है। थोड़ा सा इसमें कुछ नए पॉइंट्स आ रहे हैं, वो देख लेंगे। यहाँ पे IPL से रिलेटेड एक आर्टिकल है। आजकल बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा IPL से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ द डिबेट, ये जो IAS का न्यू कैडर रूल लाया जा रहा है उसके ऊपर है, तो इसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे। एंड देन यहाँ पे और कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। तो कैश काउ करके जो ये आर्टिकल है, ये IPL के रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा IPL के बारे में जान लो। देखो BCCI जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये भारत में इंडियन क्रिकेट एज वेल एज IPL सबको गवर्न करती है। इस बार IPL को स्पॉन्सर करने वाला है टाटा। और रणजी ट्रॉफी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, आर्टिकल ये लिखा हुआ है कि जब कोविड का सिचुएशन था तो रणजी ट्रॉफी तो बंद कर दी गई थी, लेकिन IPL चल रहा था क्योंकि इससे पैसा बहुत कमाती है BCCI। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस बार भी यहाँ पे बैन है। पहले IPL में 8 टीम होती थी, इस बार 2 नई टीम्स जोड़ी गई हैं। एक लखनऊ सुपर जायंट्स, एक गुजरात टाइटंस, भूलिएगा नहीं। एंड सबसे महंगे खिलाड़ी मैंने आपको कल बताया था, ईशान किशन बिके थे ऑक्शन में। सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो लिविंगस्टन बिके थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा IPL की ट्रॉफीज जो है वो मुंबई इंडियंस ने जीती हुई है। लास्ट ईयर IPL जो है वो CSK के द्वारा जीता गया था। आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन थी। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो विराट कोहली ने। और सबसे ज़्यादा विकेट लसित मलिंगा ने लिया हुआ है। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन अगर बाय द वे IPL से आता है तो नहीं आएगा। सेंटर ऑफ द डिबेट, ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल बेसिकली IAS का जो नया कैडर रूल आया है ना, उससे रिलेटेड है। क्या है ये मसला, देखिए रूल 6 जो था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस रूल 1954 का, उसमें अमेंडमेंट लाने की बात करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रपोज किया गया था, जिसके अंदर ये था कि IAS एंड IPS को पहले पूछा जाता था स्टेट्स में जो वो पोस्टेड रहते थे कि आपको सेंटर में डेपुटेशन पे जाना है कि नहीं जाना है। वो अब नहीं पूछा जाएगा। देखो होता क्या है, कोई भी IAS IPS जब बनते हैं तो इनको कैडर चुनना होता है, जैसे कि राजस्थान कैडर, उत्तर प्रदेश कैडर। तो लोग जो हैं वो अपना होम स्टेट को बेसिकली कैडर की तरह चुन लेते हैं। फिर क्या होता है, देखो सेंटर सर्विसेज भी होती हैं यूनियन टेरिटरीज के अंदर, इवन होती हैं, प्लस जो आपके सेक्रेटरीट्स होते हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ पे इनकी पोस्ट होती हैं। तो अगर इस तरीके से चीज़ें चलेंगी तो फिर वहाँ पे कौन पोस्टिंग लेगा। तो फिर उसमें क्या होता है ना, स्टेट से लोगों को उठाया जाता है। पर इसका प्रोसेस ये कि स्टेट से लोगों को उठाने के लिए पहले उनसे परमिशन ली जाती है, पूछा जाता है कि आपकी इच्छा है कि नहीं है। स्टेट से परमिशन ली जाती है कि आपकी इच्छा है कि नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जहाँ पे एंटी गवर्नमेंट है सेंटर के अलावा, जैसे जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ से परमिशन नहीं मिल रही है IAS IPS को उठाने की। जिसके चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल प्रपोज किया था अमेंड करने के लिए कि भैया हम जो है अब परमिशन नहीं मांगेंगे, हम हमारे तरीके से सीधे डेपुटेशन पर बुला लेंगे। तो ये पूरा मसला था जो न्यूज़ में काफ़ी समय से था, उसी से रिलेटेड आर्टिकल आया है। आर्टिकल में और भी बातें कही जा रही हैं कि सेंटर स्टेट के बीच में काफ़ी टेंशन चल रही हैं, पंगे चल रहे हैं। हमने कल भी देखा था वही वाली चीज़ घुमा फिरा के फिर इसमें भी कही गई है कि जैसे तमिलनाडु सेंट्रल गवर्नमेंट दिक्कत में चल रही है, केरल सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है, महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है, वेस्ट बंगाल सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे देखी। फिर देखिए क्या है, अ टेस्ट केस फॉर लिविंग इन कर्नाटका। तो आपको पता है कि कर्नाटका में सबसे पहले एक छोटे से कॉलेज से बात उठी थी, उसके बाद ये कर्नाटका में तो बहुत जगहों पे फैल चुकी है, साथ ही साथ और स्टेट्स में भी आ चुका है मामला। देखिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 जो है वो ये गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। कंसाइंस का मतलब होता है आप इंटरनली कौन से क्या चीज़ मानना चाहते हो, और साथ ही में आप जो प्रोफेस करना चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो, प्रोपोगेट करना चाहो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। अब लेकिन इसका भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि स्टेट जो है इसमें इंटरफेयर कर सकता है इन केस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। अब ये जो हिजाब पे बैन है वो लिमिटेशन के अंदर आएगा नहीं आएगा ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, बट यहाँ पे दोनों ही चीज़ों का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दी हुई हैं,
जैसे कि उन्होंने एक बात एक केस के अंदर कही थी, शिरूर मुत केस 1954, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी प्रपोज करी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि क्या कोई ऐसा आपका प्रैक्टिस है जो रिलीजन का, वो इग्नोर किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन से, या नहीं किया जा सकता है, ये हम डिसाइड करेंगे विद डिफरेंट अपने जो इनके तरीके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे केसेस में इसमें इंटरफेयर भी किया था। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता रखी है, इफ आपको याद हो तो। जहाँ पे एक आनंद मठ वाला केस था जो हमने देखा था कि सड़क पे जो तांडव करने को मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट का यूज़ करते हुए। दो बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं हिजाब से रिलेटेड जो आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, जो बिल्कुल याद होने चाहिए। एक है आमना बिन्त बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दोनों ही केसेस केरला हाई कोर्ट के हैं। इसके अंदर ये हुआ था कि सीबीएसई ने एक ड्रेस कोड रखी थी, उसमें हिजाब को नहीं रखा था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है आप हिजाब को रख लीजिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक लगा लीजिए कि अगर कोई फुल स्लीव्स का कपड़ा पहनता है तो आप चेकिंग करवा सकते हैं एग्जाम के अंदर। दूसरा था फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे सुप्रीम को केरला हाई कोर्ट ने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। केरला हाई कोर्ट ने अपने पुराने वर्डिक्ट की जगह यहाँ पे ये बोला कि राइट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन जो है ना, उसको हमेशा प्राइमेसी रखा जाएगा, उसको ऊपर रखा जाएगा कंपेरेटिवली टू द राइट ऑफ द पेटिशनर। मतलब कोई एक बंदे का राइट ऑफ रिलीजन जो है ना, उसको थोड़ा सा नीचा रखा जाएगा कंपेरेटिवली टू द राइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो एज ए होल बॉडी है। इसमें क्या था, दो गर्ल्स थी, वो हैंड स्क्राफ पहनना चाहती थी लेकिन उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आया था, उससे रिलेटेड एक केस आया था। विश्व में कहाँ कहाँ पे हमने पहले भी देखा हुआ है, ये सब पढ़ लो अच्छे से। एग्जाम में देखो हिजाब पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं जो क्लैड यूजी के हैं, इवन क्लैड पीजी वाले में कह रहा हूँ केसेस आपके लिए आ सकता है। क्लैड यूजी वाले में तो पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। एनालिसेट में, करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है, एसे राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट है, DULLB में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो कहने का मतलब है आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फ्रांस में क्या है, देखो फ्रांस में ऑलरेडी 2011 तक इसको बैन कर दिया गया था। बेल्जियम, हॉलैंड में भी हाफ हाफ करके जो है ये बैन है। चाइना ने अपना बैन कर ही रखा है। सीरिया, टर्की, टूनिशिया में भी पार्शियली बैन है। कनाडा, यूके में ट्राई किया गया था इसको बैन करने के लिए। देखो क्या क्या टाइप्स होते हैं हिजाब के, थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जान लो। ये शाइला होता है, ये हिजाब होता है, ये हिजाब अमीरा होता है, ये खीमार होता है, ये चादोर होता है, ये निकाब होता है, ये बुरखा होता है। तो निकाब और बुरखा आप काफ़ी न्यूज़ में सुनते रहते हैं, बाकी ये भी इसके टाइप्स हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट 2022 में आपको पेपर देना है तो हमारा क्रैश कोर्स है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। अगर क्लैट 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ईयर लॉन्ग बैच है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। क्लैट के आप हमसे मॉक ले सकते हैं, एलिट के आप हमसे मॉक ले सकते हैं। एनएलएस में 2022 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा कोर्स है। एनएलएस 2023 का भी हमारा कोर्स अवेलेबल है। क्लैट पीजी एलएलएम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2022 का हमारा कोर्स चल रहा है, 2023 का हमारा कोर्स चल रहा है। क्लैट पीजी के मॉक्स आप हमसे ले सकते हो। इसके अलावा DULLB वाली स्लाइड यहाँ पे लगाई नहीं है, DULLB का एलिट बैच हमारा चल रहा है, DULLB के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। तो इन सभी कोर्सेज में इनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाना है, कोर्स को परचेस कर लेना है। और कोई दिक्कत है तो दिए हुए नंबरों पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे कोर्सेज में जो एक स्पेशलाइजेशन मिलता है वो ये मिलता है कि एक मेंटोर भी आपको क्लासेस के साथ अपॉइंट होता है जो 24/7 आपके साथ कनेक्टेड रहता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टर्न आउट डिप्स इन उत्तराखंड एंड गोवा। ये क्या हुआ है, ये देखिए वोटर्स जो हैं वो कम हुए हैं और उसी की बात यहाँ पे करी गई है कि भैया वोट देने के लिए लोग ढंग से पहुंचे नहीं हैं। फिर यहाँ पे क्या, इन्फ्लेशन एजेस पास 6% इन जनवरी। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं फिर आते हैं। वैसे मैंने आपको काफ़ी बार बता भी रखा है पर ठीक है एक बार और यहाँ पे अच्छे से इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो इमेज है ना, ये इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक डिफाइन कर दे रही है। पहले ना 4.99 डॉलर में, डॉलर हटा दो आप रुपये ही समझ लो, ठीक है, 5 रुपये में पहले आपको इतना बड़ा बर्गर मिल रहा था, अब आपको 5 रुपये में इतना छोटा बर्गर मिल रहा है। मतलब पैसे की वैल्यू जो खरीदने की थी ना वो कम हो रही है, मनी की वैल्यू कम होती जा रही है। आप आज से 15-20 साल पहले सोचो जब हम लोग छोटे थे तब उस समय कितना सस्ता सब कुछ चलता था। 1 रुपये में आप चॉकलेट इतनी सारी लेते थे, डेयरी मिल्क इतनी सारी 2-2 रुपये मिल जाती थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको याद होंगी जो उस समय होती थी। बट फिर टाइम क्या हुआ, आज उसी पैसे में आप वो चीज़ खरीद नहीं सकते हो क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो गई है। तो यही होता है इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई का बढ़ना। अब इन्फ्लेशन भी देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है WPI, एक होता है CPI। मैंने आपको ये पहले भी शायद बता रखा है लेकिन जिनको नहीं पता बता देता हूँ। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला इन्फ्लेशन है, ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि जो ये रिटेलर्स होते हैं, जैसे कि
कोई अग्रवाल आपके यहाँ पे दुकान है, कोई प्रभुदयाल आपके यहाँ पे दुकान है जहाँ सब किराने का सामान खरीदते हैं, कोई आपके यहाँ मित्तल साहब की किराने की दुकान है, तो इन लोगों को जो महंगाई में सामान मिल रहा है, पहले इनको 50 रुपए केजी मिलता था, 55 रुपए केजी मिल रहा है, तो ये WPI है। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, ये जो कस्टमर डायरेक्ट इनसे खरीद रहा है उसको महंगा पड़ रहा है। पहले कस्टमर 56 रुपए में खरीदा था 56 रुपए केजी शुगर, अब वही 60 रुपए में खरीद रहा है। तो जब इनको सामान महंगा मिलेगा तो यहाँ भी सामान महंगा आएगा। तो दिस इज व्हाट WPI एंड CPI। बहुत सारे कंट्रीज में WPI से इन्फ्लेशन नापते हैं, बहुत जगहों से CPI से मानते हैं। इंडिया में CPI को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दी जाती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, तो ये अमाउंट ऑफ एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एट द होलसेल लेवल और इंडिकेट्स द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एट द रिटेल लेवल। मैंने आपको बताया इसको कौन नापता है, तो WPI को नापती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद होना चाहिए आपको ये 2 पॉइंट्स इसके बारे में। एंड यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस नापता है, पर अब इसका नाम हो चुका है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी शायद बताया था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए आज की जो कुछ न्यूज़ है उसमें एक बहुत अच्छा न्यूज़ आया है। इसरो ने हमारी 3 सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च करी हैं। पहली है EOS-04, दूसरी है InspireSat-1, तीसरी है INS-2D। EOS-04 जो है ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये आपका मौसम एंड एवरीथिंग विल टैकल किया जाएगा इसके द्वारा। इन सबको PSLV C54 से लॉन्च किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसरो की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से एक और संस्था है भारत की, ब्रह्मोस, काफी न्यूज में रहती है। किस किस कंट्रीज का जॉइंट वेंचर है ये बताइएगा, ठीक है। तो दिस इज इट। चलिए PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, सोचिए लिखिए कमेंट में बताइए। तो ये हमने यहाँ पे देखा और इस फॉर्म सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये किया गया है। इसके बाद गवर्नमेंट बैन 54 न्यू चाइनीज मोबाइल ऐप। इस पे देखो डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ये करती है, गवर्नमेंट तो आती नहीं, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मेरा आज आप लोगों को एक क्वेश्चन है जिसका आप लोग मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताएंगे, कल मैं आपको पूरा इस पे आंसर भी दूंगा और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। गवर्नमेंट को कहाँ से ये पावर मिलती है कि जरूरत पड़ने पे वो बैन कर सकता है इन ऐप्स को, तो वो स्पेसिफिक जो पार्ट है वो आप मुझे बताइए ढूंढ के। आज गूगल भी करके बताएंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा इससे आपको सीखने को ही मिलेगा, और नहीं बता पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको कल के सेशन में तो बताऊंगा ही है। यहाँ पे देखिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सुबह सुबह ऐसी न्यूज़ पढ़ के ना दिल दहल जाता है। तो यहाँ पे 87 ईयर ओल्ड एक महिला हैं जो अपने घर में थी और उनको रेप किया गया एक 30 ईयर के बंदे के द्वारा, जो अभी पुलिस तलाश रही है। और इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये ना कि जब पुलिस तक ये बात पहुंची तो ऐसा लिखा हुआ इस न्यूज़ में कि पुलिस वाले जो है फैमिली को प्रेशर डाल रहे थे कि भैया आप इसको ना मत डालो, रिपोर्ट मत करो इसको। तो ये बड़ा एक ताज्जुब करने वाली चीज़ थी। पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी भैया कि ऑफकोर्स नाम खराब होगा, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। इसके बाद क्या है, IISc बैंगलोर गेट्स लार्जेस्ट डोनेशन ऑफ 4 to 5 करोड़। तो ये हमने यहाँ पे न्यूज़ देखी, देखिए बहुत सारे एलुमनी जो है वो निकल के अपने कॉलेजेस में पैसा देते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट डोनेशन जो है वो IISc बैंगलोर को मिला है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नहीं है ये न्यूज़, सिर्फ आपके देश दुनिया में क्या चल रहा है इसलिए डाल दी है मैंने। डू नॉट मेक इरिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स ऑन बॉर्डर इशू चाइना। अब देखो ये जो न्यूज़ है ना डायरेक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन न्यूज़ को जानने से आपके मन में पर्सपेक्टिव बनता है। फिर कल को कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है ना तो आपको वो लगता नहीं है कि अचानक से क्या हो गया, चाइना इंडिया के बीच में भैया टसल होने लग गई, कैसे पता पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो डेली जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, ये दिमाग में कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन की तरह काम करती है और जिससे आपको चीज़ें याद करने में आसानी होती है। एक चीज़ देखो, आप सभी को मैं बोलूँगा, मंथली करंट अफेयर्स के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, राइज हमारी मैगजीन ना इतनी सॉर्टेड है इस चीज़ के लिए। मंथली मैगजीन हमारी है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन ढूंढना है, हर मंथ की मैगजीन पढ़िए, डाउनलोड करो, पढ़ाई करो, और लास्ट में उसमें ट्रू फॉल्स का भी डाला हुआ है हमने, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सॉर्टेड है, आपको परेशानी नहीं होना। टेलीग्राम पे भी पढ़िए, तो बिल्कुल उसके लिए परेशान मत रहा करो। और दूसरा, आज या कल के अंदर ही एक सेशन में लेके आऊंगा जिसमें पिछले 2 साल के अंदर जो इंपॉर्टेंट केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो केसेस हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ पे क्या है, चाइना ने कहा है कि भैया इरिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स बॉर्डर इशू पे मत डालिए। ये जयशंकर साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी थी, उसी के अगेंस्ट में चाइना इस तरीके की स्टेटमेंट जो है जारी कर रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EWS नॉर्म्स जो हैं वो स्टे करेंगे। EWS से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में आ जाती है वो ये आती है कि किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 एंड 16 सब क्लॉज 6 हैव बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाइड द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू यहाँ पे चीज करी गई थी।
इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग 10% रिजर्वेशन मिलेगा EWS को, जो गवर्नमेंट ने जनवरी में इंप्लीमेंट किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये चल रहा था कि आपने 8 लाख रुपए कैसे कैप डिसाइड करी है, तो कोर्ट में वो मैटर अभी है। फिर क्या है, रशिया रेडी फॉर मोर टॉक्स टू एंड क्राइसिस। देखो यूक्रेन रशिया क्राइसिस हमने कम से कम 50 बार पढ़ लिया होगा। जैसे हम लोग हमारे रिलीजियस लाइन से याद करते हैं, जैसे कोई हनुमान चालीसा याद करता होगा, कोई इस्लाम में कुछ होता होगा याद करता होगा, क्रिश्चियनिटी में कुछ होता होगा याद होता होगा। तो यूक्रेन रशिया तो मैंने इतनी बार डिस्कस कर दिया ना कि आई थिंक अब आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए और इसमें कुछ गलत ना हो, क्योंकि यूक्रेन रशिया का पूरा मसला आपको पता है। रशिया चाहता है यूक्रेन उसमें ना आए, किस में ना आए, नेटो में ना आए। यूक्रेन रशिया का पड़ोसी है, इसीलिए रशिया को डर लगता है कि अगर नेटो का पार्ट बन जाएगा यूक्रेन, तो कल को नेटो जो है वो यूक्रेन का यूज करके रशिया पर अटैक कर सकता है। रशिया यूक्रेन से इतना क्यों घबरा रहा है, क्योंकि ब्लैक सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड नेटवर्क के लिए। रशिया का एक ही पोर्ट जो है जो बर्फ में नहीं जमता है वो ब्लैक सी के पास में है, इसीलिए उसने क्रीमिया को भी अनेक्स किया था। अब यूक्रेन में नेटो आ जाएगी तो फिर भैया रशिया का जो दबदबा है वहां पे कम हो जाएगा। इसी में हमने एक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 के बारे में भी जाना था, कहां से कहां के बीच में है, सोचिए बताइए। बिल्कुल सही, जर्मनी एंड रशिया के बीच में नेचुरल गैस को सप्लाई करने के लिए था। इसके बाद क्या है कि यूएस कनाडा क्रॉसिंग रीओपन्स आफ्टर कोविड प्रोटेस्ट। मैंने आपको बताया किस तरीके के कनाडा के, एक दिन हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था किस तरीका से कनाडा के जो बस ड्राइवर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि उनको जो है कोविड के टीका लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसके बिना आप बस नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, बस नहीं चला सकते हैं। बस मतलब ट्रक की बात है यहाँ पे, बेसिकली जो सामान को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। तो फाइनली जो है इसको क्रॉसिंग को रीओपन कर दिया गया है, काफ़ी बवाल हो गया था इससे रिलेटेड। फिर क्या है, बॉल इन वेस्ट कोर्स सेज ईरान अबाउट न्यूक्लियर डील टॉक्स। देखो ईरान न्यूक्लियर डील हमने 1000 बार डिस्कस करी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2015 में एक डील हुई थी जिसका नाम था ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान जो है ना बहुत ज़्यादा यूरेनियम रिच कंट्री है, जिसके वजह से वो 2015 से पहले काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम एनरिच करता रहता था और उससे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की कोशिश करता रहता था। पूरे वर्ल्ड को डर लगा कि इतना न्यूक्लियर बॉम्ब बना के करोगे क्या, इसलिए 2015 से पहले ईरान पे पूरे वर्ल्ड ने सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगाया मतलब इकोनॉमिकली कोई उनके साथ ट्रेड व्यापार करना बंद कर दिया। अब ये ईरान को दिक्कत का विषय क्यों था, एक सिंपल सी बात समझ लो। आपके घर वाले जो हैं वो आपको कह दें कि भैया तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तुम्हें कैद करके रख दें, तुम्हें आइसोलेट कर दें, तुम घबरा जाओगे, तुम अपने आप उनकी बात मान लोगे। तो सेम चीज़ ईरान के साथ हो गया। वहाँ के लोगों को चाय पीनी होती थी, चाय भैया इंडिया ने देनी मना कर दी, तो अब ईरान चाय कैसे पिएगा। तो एक ये तरीका था सैंक्शन लगाने का। जिसके बाद 2015 में एक डील हुई जिसका नाम था ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको JCPOA भी बोलते हैं, P5+1 नेशन डील भी बोलते हैं। JCPOA मतलब जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, P5+1 मतलब 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल +1 जो है वो जर्मनी है, और इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कौन है, याद करने की कोशिश करो। तो ये डील हुई, जिसके बाद सब चीज़ें सही चल रही थी। उस समय यूएस में आपके बराक ओबामा थे। 2017 में फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि यूएस जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो जाता है, और वो आरोप लगाता है ईरान के ऊपर कि ईरान चुपके चुपके अभी भी यूरेनियम इनरिच कर रहा है। उसके बाद यूएस अपने एलाई कंट्री से भी कहता है कि भैया ईरान के साथ व्यापार करना बंद कर दो, हमने सैंक्शन लगा दिया है। इंडिया भी इस चक्कर में फंसता है। हम सेकंड नंबर पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे, अब हम 5वें-6ठे नंबर पे करते हैं, हमने बहुत कम कर दिया है यूएस की बात मान के। तो ईरान ने भी आपको जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है, हमने छाबार पोर्ट का इंपॉर्टेंस हमारे लिए देखा था ईरान के अंदर जो है, तो वहाँ पे छाबार पोर्ट आपको किसकी देन है, ईरान की देन है। आपको वो अपने देश में कुछ पोर्ट चलाने दे रहा है, तो ईरान वहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स है, किस तरीके से वर्क करती है। अभी यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि ईरान तैयार है न्यूक्लियर डील टॉक्स के लिए, और अब वेस्ट की बात है, लेट्स सी वो लोग किस तरीके से इस पर रिएक्ट करते हैं, कैसे इस मैटर को लेके चलते हैं। तो ये था गाइज आज का सेशन जो हमने डिस्कस किया। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में देखा, रशिया वाला थोड़ा सा क्राइसिस देखा हमने, EWS कोटा कैसे आया है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट विल स्टे। चाइना ने कहा है कि इंडिया इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स मत दो भैया। फिर हमने यहाँ पे 2-3 न्यूज़ देखी थी, गवर्नमेंट बैन्स 54 न्यू चाइनीज़ मोबाइल ऐप, एंड इसरो वाला हमने देखा। हमने इन्फ्लेशन के बारे में अच्छे से देखा, आप इन कोर्सेज में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। हमने हिजाब वाला आर्टिकल देखा। इसके बाद हमने यहाँ पे IAS कैडर रूल्स वाला आर्टिकल देखा, थोड़ा सा IPL के बारे में जाना, और ये था हमारा आज का सेशन। दिस वाज आवर क्वेश्चन जो आपको आज अटेम्प्ट करना है। एंड थैंक यू सो मच गाइज। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को जरूर बोलूँगा, जब सुबह उठा करो तो अपने दिन का टारगेट ले लिया करो। ऐसे नहीं कि टाइम सेट कर लो कि इतने से इतने ये करना है, ये मत करो। टारगेट ले लो कि आज ये चीज़ें करनी है, और उस टारगेट को पूरे शाम तक अचीव करने की कोशिश करो।
पता है आप जब ये टारगेट अचीव करोगे ना, भले 2 घंटे का लो, 3 घंटे का लो, आपको बहुत अच्छा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अब आपके एग्जाम्स पास में हैं तो 3 से 4 घंटे तो मिनिमम लेके ही चलो। 4 घंटे 5 घंटे कर लोगे बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज़ हमेशा सजेस्ट करता हूँ, आर वाइज कभी पढ़ाई मत करो कि 4 घंटे करना है, 5 घंटे पढ़ना है। अब तुम 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और पता पड़े कल अपने वैलेंटाइन के बारे में पूरे दिन सोचते रह गए कि यार मेरी वैलेंटाइन से तो लड़ाई हो गई, तो फिर 5 घंटे की इफिशियंसी जो है वो 2 घंटे भी निकल के नहीं आ रही है, क्या मतलब है। भले 4 घंटे पढ़ो लेकिन 100% फोकस के साथ पढ़ो। दिस शुड बी योर मूल मंत्र। एंड थैंक यू सो मच गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।